वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस पे। और ये हमारी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो मैं यहाँ से एक पेन ले लेता हूँ और सीधे जो है स्लाइड्स पर चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने व्हाट इज एंड्रॉयड पढ़ लिया था, एंड्रॉयड के फीचर जान लिए थे, सब क्या चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री जान ली थी, थैंक यू पेज आ गया था। उसके बाद जो है आज का हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है? तो आर्किटेक्चर क्या होता है कि जैसे आर्किटेक्चर का अगर हिंदी में आप जानना चाहें तो आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ के ढांचे को बोलते हैं। अगर आप कोई मकान बना रहे हैं तो उसका क्या आर्किटेक्चर है, अगर आप कोई चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर मतलब ढांचा, ठीक? तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर ये सॉफ्टवेयर स्टैक ऑफ कंपोनेंट्स टू सपोर्ट मोबाइल डिवाइस नीड्स। सिंपल इसकी परिभाषा है, जैसे कि जो है जो एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है वो एक स्टैक है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, तो सब जो कि सपोर्ट करता है मोबाइल डिवाइस की ज़रूरतों को। स्टैक मतलब क्या होता है? जो स्टैक होता है, जैसे जब आप किसी चीज़ को एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, जैसे आपके पास कई सारी कैसेट है या कई सारी किताबें हैं, तो एक के ऊपर एक आप रख दीजिए और एक ऊँचा-सा बना दीजिए, उसको बोलते हैं स्टैक। जो पहली किताब थी वो सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर वाली लास्ट पे, उसको स्टैक बोलते हैं। तो उसी तरह का एक स्टैक है सॉफ्टवेयर का, इसमें जो है ऐसा आर्किटेक्चर है ये, इसमें कि टॉप टू डाउन जो है कई सारी लेयर रहेंगी और हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक काम करेगी और उस काम के थ्रू आपका जो है ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो यही एंड्रॉयड आर्किटेक्चर होता है। इसका आर्किटेक्चर जो है टॉप टू बॉटम वाला होता है, ताकि आप जो है हर लेयर में एक-एक काम करें और वो लेयर अपना स्पेसिफिक काम करके आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का वो जो है स्टैक होता है। ये किसी ईंट बालू का स्टैक नहीं होता है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के स्टैक होते हैं, जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में सपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर स्टैक कंटेन्स लाइनक्स कर्नेल। इसमें होता क्या-क्या है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में? पहला होता है लाइनक्स कर्नेल, जो कि कलेक्शन होता है। दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ सी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज़ और व्हिच आर एक्सपोज्ड थ्रू एन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क सर्विसेज़, रन टाइम एंड एप्लीकेशन, ठीक है? तो जो ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है इसका, इसमें लाइनक्स कर्नेल होता है, सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनका कलेक्शन होता है और ये सारी चीज़ें जो है एक्सपोज़ होती हैं। अब एक्सपोज़ का यहाँ मीनिंग ये नहीं है कि ये लोग अंदर बैठ के कुछ गड़बड़ कर रहे थे और इनको किसी ने एक्सपोज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। एक्सपोज़ मतलब इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रहेगा, की सर्विसेज़ रहेंगी, रन टाइम रहेगा, उसकी सर्विस रहेगी और एप्लीकेशन आप जो बनाएँगे या जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर यहाँ आप देखें तो सी और सी प्लस प्लस ऐसी लैंग्वेज हैं, जो कि अभी भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवेयर अटैचमेंट रहता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें सी और सी प्लस प्लस में ही तैयार की जाती हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि सी का स्कोप चला गया, अगर आप सी भी सीखते हैं और अच्छे उसमें प्रोग्रामर हैं, तो आपके लिए जॉब रेडी है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। ये जो कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? तो पहला होता है एप्लीकेशन, पहले स्टैक पे सबसे ऊपर आता है एप्लीकेशन, फिर आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, उसके बाद आता आता है एंड्रॉयड रन टाइम, फिर प्लेटफ़ॉर्म की लाइब्रेरीज़ आती हैं और लास्ट में लाइनक्स कर्नेल, ये सबसे बॉटम का लेयर होता है। पहला लेयर आपका एप्लीकेशन आता है, फिर उसका फ्रेमवर्क आता है, फिर रन टाइम आता है, फिर लाइब्रेरीज़ आती है और कर्नेल आता है, ठीक? तो ये हमारे 5 लेयर होते हैं इसमें। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, अब हर लेयर का काम समझ लेते हैं। In these components, the Linux kernel is the main component in Android to provide its operating system function to mobile and Dalvik virtual machine, which is responsible for running a mobile application. तो ये पाँचों लेयर में लाइनक्स कर्नेल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल को। तो ये मेन कोर फंक्शन होता है लाइनक्स कर्नेल। तो ये आपके मोबाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन प्रोवाइड करता है और डाल्विक वर्चुअल मशीन मशीन को भी चलाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रनिंग एन एप्लीकेशन। जो आप मोबाइल एप्लीकेशन रन करते हैं वो डाल्विक वर्चुअल मशीन के द्वारा रन होती है और ये जो है इसको सपोर्ट करता है लाइनक्स कर्नेल। ये इतनी बातें इसमें थी, तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन कोई नई चीज़ नहीं है, डीवीएम बोलते हैं इसको।
ये जेवीएम का ही एक पार्ट है, अगर आप जेवीएम को जानते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, जो हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें जावा वर्चुअल मशीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये उसी का ऑप्टिमाइज़्ड फॉर्म है डाल्विक वर्चुअल मशीन, ठीक है? अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा वही है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हर लेयर को हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं क्या होता है, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो टॉप लेयर ऑफ द एंड्रॉयड आर्किटेक्चर इज़ एप्लीकेशन, जो सबसे ऊपर का लेयर होता है वो एप्लीकेशन होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि नेटिव और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक कॉन्टैक्ट, ईमेल, म्यूज़िक, गैलरी, क्लॉक, गेम्स और जो कुछ आप बनाते हैं वो सारी चीज़ें इसी लेयर में इंस्टॉल होती हैं। तो ये सारे बिल्ट इन जो उसके वो होते हैं, आपके मोबाइल में आते हैं एप्लीकेशन, और जो एप्लीकेशन आप बनाएँगे एंड्रॉयड स्टूडियो से या जो कुछ इंस्टॉल करेंगे बाहर से प्ले स्टोर से या कहीं से भी, वो इसी लेयर में इंस्टॉल होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आप सीधे हार्डवेयर को टच ना कर दें और उससे आप अपने मोबाइल को ख़राब ना कर लें, या आप कोई ऐसा ऐप ना बना दें जो कि मोबाइल के हार्डवेयर को तहस-नहस कर दें। इसलिए इसको सिक्योरिटी के लिए आपको इसी लेयर में जो है कंटेन किया जाता है कि आप इससे आगे नहीं जाएँगे। तो एप्लीकेशन लेयर में ही आपके सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का भी नाम है और ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि इसी में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी, ठीक है? इसलिए इसका नाम एप्लीकेशंस है। Application layer runs within Android runtime using the classes and services made available from the application frame। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है, ये रन करती है एंड्रॉयड रन टाइम में। एंड्रॉयड रन टाइम में ये एप्लीकेशन रन करती है, मतलब वही डीवीएम के थ्रू रन करती है और इसकी सहायता के लिए क्लासेस और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब जिसके नीचे जो लेयर आती है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, वो अपनी क्लासेस और सर्विसेज इसको प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये एंड्रॉयड रन टाइम में रन कर सकें। तो जब आपने ऐप बना लिया, इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें बहुत सारी क्लासेज़ और सर्विसेज़ आपको हेल्प करेंगी, के थ्रू आपका एप्लीकेशन एक एंड्रॉयड डिवाइस में रन कर सकें। क्योंकि उसमें होता ये है कि अ, अगर ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क ना रहे तो आपका क्या होगा कि आप जो है, कोई भी जो हार्डवेयर है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी ऐप बनाओगे, तो उसमें बहुत सारी क्लासेस बिल्ट इन हैं। जैसे आपको कैमरा एक्सेस करना है, जैसे आपको मीडिया एक्सेस करना है, तो आप बस मीडिया प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और आप मीडिया एक्सेस कर लेंगे। अगर आपको स्टोरेज एक्सेस करना है, तो एक्सटर्नल फाइल्स का ऑब्जेक्ट बनाएँगे और आप वो फाइल्स एक्सेस कर लेंगे। तो ये बहुत सी बिल्ट इन जो है क्लासेज़ और सर्विसेज़ हैं, जिनके थ्रू हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी ईज़ी होता है। अगर ये ना रहे तो फिर हम लोग तो उसी में उलझे रहेंगे। पहले हम लोग वो कैमरा ही ठीक से एक्सेस कर लें, तब उसका आउटपुट लेके उसका कुछ यूज़ करें। इसीलिए जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ और क्लासेस फ्रेमवर्क में रखी गई हैं, ताकि आप जो है उनका यूज़ करके जो आगे की चीज़ें हैं वो बनाओ और बनी-बनाई चीज़ों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, ठीक है? अब आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में जान लेते हैं। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द क्लासेस यूज्ड टू क्रिएट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ साफ-साफ इसने बता दिया है कि ये फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है क्लासेस और इनका इस्तेमाल होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने में। तो ये हमारी हेल्प के लिए बनाई जाती है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये सेकंड लेयर होती है, ठीक है, ऊपर से। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन फॉर हार्डवेयर एक्सेस, और ये आपको हार्डवेयर एक्सेस में भी मदद करती है। जैसे आप मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं उससे, चाहे आप जो है कैमरा या मोबाइल टर्न ऑफ, लाइट टर्न टॉर्च जो है या जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वो सब हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, उनको आप जो है एक्सेस करती हैं। और एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब वो चीज़ें आपसे छुपी रहेंगी। अब इसकी क्लासेस के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप इसकी क्लासेस के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आप कोई भी इल्लीगल काम नहीं कर पाएँगे। तो ये एक जेनेरिक सिक्योरिटी भी हो जाती है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो खराब होने वाली चीज़ें हैं, उनको ये छुपा देता है और आपको एक सिंपल गेट दे देता है कि इसके थ्रू आप अंदर आइए और जो काम करना है वो करके बाहर चले जाइए, ना कि आप जो है उस हार्डवेयर को ही खराब कर दें। तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि उस क्लास के थ्रू ही आप उस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको एलएल डायलॉग ओपन करवाना है या कुछ भी ओपन करवाना है, मीडिया एक्सेस करना है, तो आपको मीडिया प्लेयर क्लास के थ्रू ही करना पड़ता है। आप अपने से उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वरना ये रोक देगा। तो ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है। कुछ लोगों को फ्रेमवर्क नहीं पता रहता है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है कि फ्रेम, जैसे आप फ़ोटो फ्रेम जानते हैं कि फ़ोटो जो है ऐसे रखें तो एक अलग बात है, और अगर किसी फ्रेम में रखें तो वो एक आपको स्पेस या वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको अच्छे से अरेंज कर सकें।
इसी तरह फ्रेमवर्क आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना एप्लीकेशन अच्छे से डेवलप कर सकें, ठीक? फ्रेमवर्क यहीं से आता है और कुछ इसमें बताने लायक जो है हाँ, मैनेज द यूज़र इंटरफ़ेस हाँ, कि वो हार्डवेयर को एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है और मैनेज करता है आपका जो है यूज़र इंटरफ़ेस को। हाँ, और एप्लीकेशन रिसोर्स को, इन सब चीज़ों को ये मैनेज करता है, ताकि किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लॉइट ना कर सकें। बहुत सारे डेवलपर ऐसे होते हैं कि अगर उनको एक्सेस मिल जाए इन सब चीज़ों पे, तो वो किसी का मोबाइल ही खराब कर दें। उसने 15,000 का मोबाइल खरीदा या और महँगा खरीदा और उसके बाद आपने उसको जो है, अपने ऐप के थ्रू डैमेज कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए एप्लीकेशन फ़र्मवर्क जो है, बनाया जाता है। अच्छा, हम लोग सोचते भी यही हैं कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएँ कि जो कि हार्डवेयर को अटैच कर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्योंकि अगर किसी से कुछ कहो कि ये सीख लो, सिक्योरिटी आएगी तो लोग नहीं सीखते हैं लोग, लेकिन अगर कह दो हैकिंग आएगी तो लोग उसको जो है बहुत तेज़ी से सीखते हैं, यही हमारा ह्यूमन माइंड है। तो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ सर्विस थ्रू व्हिच वी कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर क्लास एंड मेक दैट क्लास हेल्पफुल फॉर एप्लीकेशन क्रिएशन। ठीक है? तो ये वही आपको एक अलग क्लास बनाने की भी फैसिलिटी देता है, जैसे आपको जो है मॉडल क्लास बनानी है या कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, तो आप एक जावा क्लास फ़ाइल बनाइए और उसमें यूज़ कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू आप उसको जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर होता है जिसमें आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो आपको एप्लीकेशन बनाने में हेल्पफुल होता है, उसको एप्लीकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आता है द एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स सर्विसेज़ लाइक टेलीफ़ोनी। अब देखिए आपको सर्विस क्या देता है, क्लासेस तो आपको इस तरह की देता है ये कि आप वो काम कर सकें। सर्विस में देता है आपको टेलीफ़ोनी सर्विस, अगर आपका ऐप टेलीफ़ोन एक्सेस करना चाहता है तो वो सर्विस देगा। लोकेशन सर्विस दे देता है, नोटिफ़िकेशन सर्विस देता है मैनेजर के थ्रू। एनएफसी की सर्विस, व्यू सिस्टम जिसमें आपका लेआउट डिज़ाइन होता है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में रहता है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन फ्रेमवर्क में ही रहती हैं। वी कैन यूज़ फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज़ पर आवर रिक्वायर्ड। अब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, वो वाला सर्विस हम यूज़ करके उस तरह का एप्लीकेशन बना लेंगे। अगर हमारा एप्लीकेशन कोई एनएफसी के रिलेटेड है या कोई वाईफ़ाई रिलेटेड है या कुछ भी जो आप करना चाहें, तो हम वो सर्विस यूज़ करेंगे। अगर आपकी लोकेशन वाली ऐप है तो लोकेशन सर्विस यूज़ करेंगे। तो सिंपल है ये, तो एप्लीकेशन जो हमारे एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है? अब और आगे चलते हैं। तो ये हमारी तीसरी स्लाइड है, इसमें है एंड्रॉयड रन टाइम। तो 5 थे हमारे पास एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और तीसरा है ये एंड्रॉयड रन टाइम। एंड्रॉयड रन टाइम क्या करता है? एनवायरनमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंड्रॉयड रेदर देन एन इंटरनल पार्ट ऑफ इट। तो ये इंटरनल पार्ट होना तो उसकी अलग बात है, ये सबसे ज़रूरी ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड्रॉयड सिस्टम का। अगर एंड्रॉयड रन टाइम नहीं रहेगा तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, आपका ऐप रन नहीं करेगा। तो ये क्या रखता है, इसके पास होती है कंटेन्स कंपोनेंट्स, इसके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कोर लाइब्रेरीज़ होती हैं और डाल्विक वर्चुअल मशीन होती है। कोर लाइब्रेरीज़ वो होती हैं जो सी, सी प्लस प्लस में लिखी रहती हैं, जो आपको बेसिक हार्डवेयर से अटैचमेंट करवाती हैं, वो क्लासेज़ उसमें लिखी रहती हैं, उनका यूज़ करके उनको बाइंड करके और एक्सट्रैक्ट्स करके आपको जावा की लाइब्रेरी के रूप में दी जाती हैं। वो कोर लाइब्रेरीज़ होती हैं और डाल्विक वर्चुअल मशीन आपको उसमें रहती है, जो कि आपके प्रोग्राम को किसी अ मोबाइल में या फिर जो है आप एमुलेटर पे रन करते हैं, तो उसके लिए वो यूज़ होती है। ये 2 चीज़ें होती हैं एंड्रॉयड रन टाइम। अब इसके नाम से ही आप जान सकते हैं कि रन टाइम में क्या यूज़ होगा। जो लाइब्रेरीज़ आपके प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगी वो यूज़ होती हैं और आपका डीवीएम यूज़ होगा। द एंड्रॉयड रन टाइम इज़ द इंजन दैट पावर्स आवर एप्लीकेशन, ठीक है? ये एंड्रॉयड रन टाइम इंजन है। इंजन, अगर ये इंजन ना रहेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो यही वो इंजन है जो हमारे एप्लीकेशन को पावर करता है। साथ में अलोंग विथ लाइब्रेरीज़ एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है? तो यही वो बेसिस तैयार करता है जिस पे आपका ऐप रन करता है। ये तीसरा लेयर होता है, ऊपर जहाँ आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर, फ्रेमवर्क जो आपको ऐप बनाने में हेल्प करता है और रन टाइम जिस पे आपका एप्लीकेशन रन करता है, ठीक? 3 कंपोनेंट आपने जान लिए, चौथा कंपोनेंट है डाल्विक वर्चुअल मशीन। तो डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है, ये होता है रजिस्टर बेस्ड वर्चुअल मशीन लाइक जावा वर्चुअल मशीन, तो हमने पहले ही बताया था। रजिस्टर मतलब वो कॉपी वाला रजिस्टर नहीं होता भाई ये। ये रजिस्टर होता है जो कि आपने सीपीयू वगैरह में पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं या जिनके सब्जेक्ट में है कंप्यूटर, उसमें बताया जाता है कि रजिस्टर जो होता है, एक सीपीयू से लगा हुआ मेमोरी होता है जो बहुत फ़ास्ट होता है, जहाँ से सीपीयू अपने एएलयू और अ,
एक ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है, रिज़ल्ट स्टोर करता है, तो ये काफ़ी फ़ास्ट एक्सेस मेमोरीज़ होती हैं रजिस्टर। कैश मेमोरी की इसके बाद आती है, सबसे म प्लेस होता है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर बेस्ड होता है, मतलब ये वर्चुअल मशीन जो होती है, रजिस्टर के उस पे काम करती है और ये जावा वर्चुअल मशीन के सेम है और इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन्ड एंड ऑप्टिमाइज़्ड और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है और ऑप्टिमाइज़ किया गया है और एंड्रॉयड के लिए टू इंश्योर दैट अ डिवाइस कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेस एफिशिएंटली। इट रिलाइज़ ऑन लाइनस कर्नेल फॉर थ्रेडिंग एंड लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक। तो जब हमारे पास जेवीएम था, उसका हम लोग जब यूज़ देख लिए कि काफ़ी एफिशिएंट यूज़ है इसका मेमोरी मैनेजमेंट में और थ्रेडिंग वगैरह में, तो उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके हम लोगों ने इसको डॉल्विक वर्चुअल मशीन बनाया, क्योंकि मोबाइल में मेमोरी की भी प्रॉब्लम रहती है और जो है थ्रेडिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया कि ये बहुत ही कम मेमोरी और उसमें यूज़ करने लगे, ताकि जो आपका ऐप है, वो कम से कम मेमोरी में इंस्टॉल हो जाए और रन करते टाइम भी बहुत ही कम मेमोरी लेकर वो रन कर सकें। अगर आपका ऐप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज़्यूम कर रहा है, मोबाइल स्लो कर दे रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या? वो लोग उसको जो है अनइंस्टॉल कर देंगे। तो इसीलिए जो है इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि जो है ऐप इंस्टॉल भी कम मेमोरी में हो और उसको जो है रन करते टाइम भी वो कम मेमोरी ले, ताकि लाइट वेट रहे और यूज़र उसको देर तक यूज़ कर सके, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसको और ये रिलाई करता है, रिलाई मतलब डिपेंड करता है लाइनस के कर्नेल पे, जो हमारा कर्नेल है उस पे। थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग जो मल्टी थ्रेडिंग जावा का एक पार्ट होता है, ऐसा पूरा चैप्टर है जिसमें कि अलग-अलग प्रोसेस को अलग-अलग थ्रेड में डिवाइड करते हैं, ताकि एक साथ कई काम हो सकें। एक बस सीपीयू किसी एक थ्रेड को रन करे, फिर उसको स्लीप करे, दूसरे को रन करे, तो वो स्लीप कर के रन करता है और लगता ये है कि सब साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको थ्रेडिंग की जाती है और लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट करता है, ताकि जो मेमोरी का जो मैनेजमेंट है, लो लेवल मतलब एकदम इंटरनल जाके हर एक मेमोरी सेगमेंट को मैनेज करना, उसको बोलते हैं लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक। अब आता है कोर लाइब्रेरीज इन एंड्रॉइड रन टाइम विल इनेबल अस टू इम्प्लीमेंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूजिंग स्टैंडर्ड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो कोर लाइब्रेरीज आपको डिज़ाइन करके दी जाती हैं सी या सी प्लस प्लस में, ये इनको और ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, तो फिर ये जावा की लाइब्रेरीज बन जाती हैं और ये आपको हेल्प करती हैं, ताकि आप जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके अपना ऐप बना सकें। अब जैसे आपको कोई क्लास लेना है, कुछ करना है, तो आप उसको बस इम्पोर्ट करेंगे, वो चीज़ें आ जाएँगी और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एडिट टेक्स्ट लेना है, तो उनकी लाइब्रेरीज़ पहले से लिखी हुई हैं। आप बस उनको इम्पोर्ट करिए, उनको लिखिए और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये लाइब्रेरीज़ ना रहें, आपको कोर लाइब्रेरीज़ उन चीज़ों की ना रहें, तो आपको एडिट टेक्स्ट की लाइब्रेरी बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप नया ऐप कैसे बनाएँगे? तो ये कोर लाइब्रेरीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि आप जो है आगे बढ़ें, ना कि आप बेसिक चीज़ ही बार-बार बनाते रहें, उसी में उलझे रहें। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है प्लेटफ़ॉर्म लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो कोर लाइब्रेरी जान ली, अब प्लेटफ़ॉर्म लाइब्रेरी ये होती है। प्लेटफ़ॉर्म लाइब्रेरी इंक्लूड करता है सी और सी प्लस प्लस की कोर लाइब्रेरीज़ को और जावा बेस्ड लाइब्रेरीज़ को। तो जो प्लेटफ़ॉर्म पे जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका प्रोग्राम रन कर रहा है या जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे एसएसएल लाइब्रेरीज़, ग्राफ़िक्स, एसक्यूएलाइट, वेबकिट, मीडिया, तो ये वही सब लाइब्रेरी हैं जो कि आपको इन सारी चीज़ों को बनाने में या इनका यूज़ करने में आपको सपोर्ट करती हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। अगर आपको ग्राफ़िक्स वगैरह का यूज़ करना है, तो ग्राफ़िक्स का यूज़ करके इसकी लाइब्रेरी यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे, सारी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। डेटाबेस यूज़ करना है, तो एसक्यूएलाइट का यूज़ कर लेंगे। अगर आपको कोई वेब पेज डिस्प्ले करना है, तो वेबकिट का यूज़ करेंगे। कोई मीडिया प्लेयर बना रहे हैं, तो मीडिया लाइब्रेरी का यूज़ होगा। सरफेस मैनेजर में आपके ये टेक्स्ट लेआउट, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स, बटन ये सब आ जाएँगे। ओपनजीएल आ जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इसका एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे, जैसे फॉलोइंग आर द समरी डिटेल्स ऑफ कोर एंड्रॉइड लाइब्रेरी एंड जो कि अवेलेबल है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में। पहला है मीडिया लाइब्रेरी, ताकि आप मीडिया को रिकॉर्ड कर सकें वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में। सरफेस मैनेजर लाइब्रेरी डिस्प्ले मैनेजमेंट के लिए होता है। एसजीएल और ओपनजीएल ग्राफ़िक्स के लिए यूज़ होते हैं, ताकि आप 2D और 3D ग्राफ़िक्स बना सकें, ठीक है? उसके बाद एसक्यूएलाइट आता है डेटाबेस सपोर्ट के लिए, फ्री टाइप आता है फ़ॉन्ट्स सपोर्ट के लिए, जैसे आपकी फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ करना है, तो अगर उसकी लाइब्रेरीज़ ना रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फ्री टाइप के उसमें आता है। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है, बस आपको इन चीज़ों को पता रहना चाहिए कौन क्या करता है, कहाँ पे हो रहा है।
कभी-कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो है प्लेटफ़ॉर्म लाइब्रेरीज़ में क्या-क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकें। वेबकिट वेब ब्राउज़र के लिए बताया था हमने और एसएसएल अगर आप यूज़ करते हैं तो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको भी जान लिए। लाइनक्स कर्नेल क्या होता है? तो अब लाइनक्स कर्नेल की बात तो चल ही रही थी, यही तो मेन मुद्दा ही है, तो लाइनक्स कर्नेल ही सब कुछ होता है इसमें। लाइनक्स कर्नेल इज़ द बॉटम लेयर, सबसे बॉटम का लेयर होता है और ये हार्ट ऑफ एंड्रॉयड आर्किटेक्चर होता है और ये उसका दिल होता है। जैसे आपके सीने में दिल होता है, जो मेन काम होता है जब तक वो चल रहा, आप चलने बंद हुआ तो काम खत्म। उसी तरह लाइनक्स कर्नेल होता है। It manages all the drivers such as display driver, camera driver, Bluetooth driver, audio driver, memory driver, etc., which are mainly required for Android device during the runtime. तो जब आपका एंड्रॉयड डिवाइस ऑन होता है, रन करता है, तो उसको रन करते टाइम इन सारे ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हर तरह के ड्राइवर्स को मैनेज करता है। अगर आपको कैमरा यूज़ कर डिस्प्ले यूज़ करना है, तो डिस्प्ले ड्राइवर उस टाइम ऑन रहेगा। कैमरा यूज़ करना है, तो कैमरा ड्राइवर ओपन होगा, ब्लूटूथ ड्राइवर ओपन होता है। तो हर चीज़ के ड्राइवर होते हैं, ऑडियो के लिए, मेमोरी के लिए। तो जब आपका प्रोग्राम रन करता है या आपकी जब डिवाइस ऑन होती है और आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो लाइनक्स कर्नेल इन सारे ड्राइवर्स को जो है मैनेज करता है। कौन से ड्राइवर के थ्रू क्या ऑपरेट करवाना है, किस हद तक ऑपरेट करवाना है और कब कोई ऐप अगर ज़्यादा एक्सेस कर रहा है, कुछ ख़राब करने वाला है, तो उसको वहाँ पे अबॉर्ट किया जा सके या आपका कोई ऐप है जो कि बंद ही नहीं हो रहा, कोई रिसोर्स यूज़ किया जा रहा है, तो उसको एक्सटर्नली हार्डवेयर से कैसे बंद किया जा सके। तो ये सब एक लाइनक्स कर्नेल करता है। ठीक है, तो Linux kernel will provide an abstraction layer between the device hardware and the remainder of the stack। तो जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, तो जो ऊपर के 4 लेयर हैं, उनसे ये जो नीचे का आपका हार्डवेयर है, उसके बीच में आता है Linux कर्नेल और ये एक सिक्योरिटी की तरह बीच में खड़ा रहता है कि जब तक आपको जो कुछ करना है, आप मुझसे कहिए, मैं ये काम करके आपको देता हूँ, ना कि आप डायरेक्ट जो है हार्डवेयर से अटैच करिए। तो ये आपकी रिक्वेस्ट को, आपकी ऐप के रिक्वेस्ट को ये उसको देख के समझ के आगे फॉरवर्ड करता है, फिर वहाँ से हार्डवेयर से वो काम करवा के आपको रिज़ल्ट रिटर्न करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि वो जो आपके हार्डवेयर होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब छुपाना किसी चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को हाइड कर देना। तो ये सामने खड़ा हो जाएगा तो पीछे की चीज़ें हाइड हो जाएँगी। इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन लेयर एक प्रोवाइड करता है ताकि वो चीज़ें हाइड रहें और आप इसी से इंटरैक्ट करें, ये आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पे ये मैनेज करता है। तो जो भी मोबाइल का एक बेसिक चीज़ है जिसके बिना मोबाइल चल नहीं सकता, उन सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है। आपका मेमोरी मैनेज करेगा कि कोई ज़्यादा कंज़्यूम ना करे उसको या फिर जो है वो मेमोरी बर्न ना होने लगे। पावर मैनेजमेंट करेगा कि बहुत ज़्यादा पावर कंज़म्पशन ना शुरू हो जाए। डिवाइस को मैनेज करता है कि वो एबनॉर्मली बिहेव ना करें और रिसोर्स एक्सेस को मैनेज करता है। ये सारी चीज़ें लाइनक्स कर्नेल करता है, तो ये हमारे 5 हो गए हैं और थैंक यू पेज भी आ गया। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना यहाँ पर एंड्रॉयड आर्किटेक्चर, 5 लेयर होते थे, एप्लीकेशन जान ली जिसमें इंस्टॉल होता है, फ्रेमवर्क जान लिया, रन टाइम जान लिया, ये इंस्टॉल वाला लेयर होता है, ये सपोर्ट करता है, इस लेयर और रन टाइम पे एप्लीकेशन रन करता है, प्लेटफ़ॉर्म लाइब्रेरीज़ ऐप बनाने में जो है सपोर्ट करती हैं और लाइनक्स कर्नेल हार्डवेयर से अटैचमेंट में सपोर्ट करता है, ठीक है? तो ये हमारी आज की क्लास थी और ये हमारा थैंक यू पे जा चुका। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही है और जाते-जाते हमारा एक मैसेज ये कि जो है लाइफ में जितना आप यूज़फुल होंगे उतना ही जो है आप सक्सेसफुल होंगे। तो खुद को यूज़फुल बनाइए और लोगों के यूज़ में आइए और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।